नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा था, जिसे सरकार ने जून के महीने में ही पूरा कर लिया। अब सरकार ने जुलाई में 3 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सरकार 1 जुलाई से महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके लिए 186 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सिर्फ लखनऊ में 50 लाख वैक्सीनेशन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगवाने से जुड़ी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन गर्भवतियों के लिए भी सुरक्षित है और उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह संक्रमण से बचाती है। गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए उन्हें कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ऑन साइट जो है रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती हैं। यह सलाह दी जाती है कि सभी गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगवाएं। वही एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अभी एक भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक भी मरीज नहीं मिला है। 550 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से एक सैंपल में डेल्टा प्लस की पुष्टि नहीं हुई, जिससे कयास लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का कुछ हद तक इसे टाल दिया गया। वैक्सीनेशन और डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का खास पैनल है, जो आपके हर सवालों का जवाब देगा। आप हमारे फोन नंबर 011-6136-2072 पर फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। आप हमारे फोन 011-6136-2072 पर कॉल करें। आपके मन में जो भी सवाल हैं बेहिचक पूछें, जवाब इंडिया न्यूज ओपीडी में बैठे तमाम डॉक्टर्स आपको देंगे। तो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये विशेष कार्यक्रम, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है। इंडिया न्यूज ओपीडी में देश के बड़े डॉक्टर्स रोज बैठते हैं। 1 से 2 बजे के बीच में ये डॉक्टर्स आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठते हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको अपने घर से निकलने की जरूरत ना पड़े और आप अपने घर पर बैठकर ही आपके मन में जो लगातार वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आखिर ये कोविड कब खत्म होगा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर हम इससे कैसे बचें, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, महिलाओं को वैक्सीन कब लगवानी चाहिए, पुरुषों पर आखिर इसका इतना अधिक असर जो है वो क्यों पड़ रहा है, बच्चों पर आने वाले वक्त में क्या इस वैक्सीन का प्रभाव बने पड़ेगा या फिर ये वायरस बच्चों के लिए कितना खतरनाक है, ये तमाम सवालों के जवाब हमारे साथ जो आज विशेष तौर पर बड़े डॉक्टर्स बैठेंगे भारत के, वो आपको बताएंगे कि आखिर आपको आने वाले वक्त में किस तरीके से सावधानी बरतनी है। अभी फिलहाल अगर आप किसी बीमारी से पहले से ही ग्रसित हैं, कोई सीरियस बीमारी है, तो आप वैक्सीन लगवाएं या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा जुड़े हुए हैं, जो कि एमएस हैं, और भी तमाम डॉक्टर्स जब जुड़ेंगे तो उनसे भी सवाल करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका अनुभव क्या कहता है इस वायरस के बारे में, क्योंकि वेरिएंट में लगातार बदलाव हो रहे हैं और वेरिएंट का असर जो है अब अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। धन्यवाद जी आशीष जी, इंडिया न्यूज ओपीडी खास तौर पर यह विशेष कार्यक्रम इसलिए लाया गया है कि आप जैसे तमाम जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो लगातार इस महामारी के समय में 72 घंटे, 1 महीने, 2 महीने लगातार आपने काम किया है, आप लोगों के बीच में गए हैं, आपने उनका इलाज किया है, फ्रंट लाइन वर्कर्स बनकर आपने पूरी कोशिश की है कि जो संक्रमित है उन्हें बचाया जा सके। तो सवाल का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आखिर आपका अनुभव कैसा रहा। देखिए, ऐसा है कि कोविड महामारी ने ना सिर्फ जनता को बल्कि डॉक्टर्स को और नर्सेस को और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है जी। और ये बात सत्य है कि हमारे निजी रूप से और बहुत सारे हमारे साथियों ने अपने परिवारजनों को खोया है, हमने अपने बहुत सारे साथियों को खोया है।
तो हमारे लिए कोविड की पीड़ा बहुत ज़्यादा असहनीय है, और इस वजह से, क्योंकि हम निजी रूप से प्रभावित हैं, इस वजह से हम मरीजों की पीड़ा को और उनके परिवारजनों की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं। इसलिए हमारा अनुभव तो यही है कि हम निजी रूप से स्वयं बहुत सारे हमारे डॉक्टर प्रभावित हैं, इसलिए हम लोग बहुत सजग रहते हैं और अपने आप को बहुत अप टू डेट करके रखते हैं कि क्या हम बेस्ट कर सकते हैं जनता के लिए और अपने साथियों के लिए। बिल्कुल, देखिए इंडिया न्यूज़ की सबसे बड़ी मुहिम यही है कि लोगों से बार बार हम ये अपील करते हैं कि आप सावधानी बरतें। अभी ये जो वायरस है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने देखा है इस महामारी के दौर में उस मंजर को देखा है जब लगातार मौतों का सिलसिला शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी ही तत्परता, सख्ती, तमाम प्रतिबंध और लोगों की जागरूकता का ही ये असर है जब आज लगातार संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें श्री तो एक नया वेरिएंट जो है अब वो दस्तक दे चुका है, क्योंकि हमने देखा लगभग 11 राज्यों से 50 से अधिक मामले जो हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। मैं जानना चाहूंगा कि एक बार आप पहले वायरस के बारे में बताएं कि आखिर ये वायरस की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका ओरिजिन क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। देखिए, ऐसा होता है कि वायरस जो है वो मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। एक डीएनए वायरस होता है, एक आरएनए वायरस होता है जी। तो ये जितने भी इस तरह के जिसको हम बोलते हैं कि हवा से संक्रमित होने वाले या रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, ये जनरली आरएनए वायरसेस होते हैं। और इसकी उत्पत्ति के बारे में देखिए बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं कि कोरोना की उत्पत्ति के बारे में तो पूरा विश्व इस समय बहस कर रहा है कि इसकी उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, ये नेचुरल था, मैनमेड था, ये अभी बहस का प्रश्न है और ये समय ही इसका उत्तर देगा जी। लेकिन जहां तक वायरस के कैसे ये फैलता है तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च अब हो चुकी है कि अब WHO ने और अन्य संस्थाओं ने भी ये बोला है कि भाई ये जो है एयर इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से डायरेक्ट फैलता है। और पहले ये था कि जो सरफेसेस होते हैं जो हम टच करते हैं उससे बहुत ज़्यादा फैलने की जो है ये न्यूज़ थी कि ऐसे होता है, पर उससे फैलता है, लेकिन ज़्यादातर क्लोज्ड कमरों में जहाँ पे लोग इकट्ठा हों और क्लोज्ड कमरे हों, वहाँ पे कोई छींक रहा है या कोई खांस रहा है, उससे ये फैलने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसीलिए सरकार ने और डॉक्टर्स ने दिशा निर्देश इस तरह के जारी किए हैं कि 2 गज की दूरी रखिए, एक साथ भीड़ इकट्ठा मत करिए। ये सब दिशा निर्देश इसीलिए हैं ताकि संक्रमण को बचाया जा सके। तो वायरस की इन्फेक्टिविटी होती है और कोरोना वायरस की जो इन्फेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। मतलब अगर एक बार आपके सांस में ये घुसा तो ये इन्फेक्ट होने के चांसेस कोरोना के बहुत हाई होते हैं। तो ये अन्य किसी सर्दी जुकाम जैसे बचपन से हम लोग किसी न किसी तरह सर्दी जुकाम हर सीजन में हम लोगों को होता है, लेकिन उसकी इन्फेक्टिविटी इतनी नहीं होती है। लेकिन कोरोना की इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और इसकी फेटेलिटी मतलब जो इसकी लोगों की मरने की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इस तरह के वायरसेस होते हैं ये इनका म्यूटेशन होता रहता है, इसीलिए आप लोग हर 2-3 महीने पे 4 महीने पे कोई एक नए वेरिएंट की बात हम लोग कर रहे होते हैं। पहले हम डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे थे, अब हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं। तो ये वायरस का स्वतः म्यूटेट हो जाना ये एक वायरस की रक्षा प्रणाली है कि अब मेरे खिलाफ एंटीबॉडी बन गई है शरीर में, तो मैं स्वयं अपने आप को चेंज करता हूं ताकि मैं दूसरों को इन्फेक्ट कर पाऊं। इसलिए इस तरह के वायरसेस लगातार म्यूटेट होते रहते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिका में जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो लगातार म्यूटेट होता रहता है। हर साल इन्फ्लुएंजा का एक नया म्यूटेंट आता है जिसके खिलाफ वो लोग नई वैक्सीन बनाते हैं और हर साल उनको हम फ्लू शॉट्स बोलते हैं। तो वहाँ हर साल फ्लू शॉट्स, नए वेरिएंट के फ्लू शॉट्स लगते हैं। तो मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि कोरोना के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, वेरिएंट्स आते रहेंगे और वेरिएंट्स के खिलाफ जो है वैक्सीन्स बनती रहेंगी और लेकिन धीरे धीरे इसकी वेव्स कम होना शुरू हो जाएंगी। जितने ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतनी ज़्यादा हम अगली जो वेव होगी उसकी समस्या कम होगी। ठीक है, बिल्कुल।
तो सावधानियां बरतनी है यहाँ पर। बार बार तमाम डॉक्टर्स जो हमारे साथ बैठते हैं, जो जुड़ते हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि देखिए सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस ख़त्म हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, वैक्सीन ज़रूर आप लगवाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त आएगा जब ये वायरस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र यादव जुड़े हुए हैं, जो कि MD है मेडिकल कॉलेज बांदा से। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सचिन जी। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आशीष जी भी जब यहाँ पर जुड़े थे तो मैंने उनसे सबसे पहले उनका अनुभव जाना और उसके बाद सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू किया। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश यही करूंगा कि आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि एक तो आप MD हैं मेडिकल कॉलेज के, आप कई लोगों से रूबरू यहाँ पर होते होंगे, आप तमाम छात्रों से मुलाकात करते होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पूरे महामारी के मंजर को आपने देखा होगा, कई मरीजों से आपने मुलाकात की होगी। आपका अनुभव क्या कहता है इस कोविड के बारे में, इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में? सचिन जी, मैं हकीकत में आपसे कहूं तो इस बीमारी को लेके ऐसा अनुभव हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ जी। फर्स्ट वेव जब आई थी तो हम सब लोग बहुत डरे हुए थे। कोविड नाम बुंदेलखंड में, खास तौर पे मैं बांदा मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो ये कोविड हमारे लिए एक पैंडेमिक रूप में आया। हमारे यहाँ सबसे पहले जनवरी 2020 में हमारे शासनादेश के गाइडलाइन के हिसाब से एक CME आयोजित की गई, जो प्रिंसिपल साहब ने आयोजित की थी। हम लोग उसको बहुत हल्के में ले रहे थे कि क्या यार सर CME करवा रहे हैं, पता नहीं बांदा में कोविड आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन वो CME हुई, सर ने हम लोगों को प्रिपेयर किया। उसके बाद जब पहला केस हमारे पास आया था तो यहाँ पे एक बांदा में बुंदेलखंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसमें एक पहला स्टूडेंट यहाँ से अगरतला किसी फंक्शन के लिए वो लोग गए थे, वहां से वो वापस आया तो उसको फीवर और कफ हुआ। तो आप यकीन नहीं करोगे, इतना डरे हुए थे हम लोग, सब लोग डर रहे थे, लेकिन गाइडलाइन फॉलो करते हुए हमने उसको ट्रीट किया और वो कोविड नहीं था, वो पेशेंट नेगेटिव आया। फिर धीरे धीरे जब पेशेंट आना शुरू हुए तो पूरे स्टाफ को सेंसिटाइज किया गया, कोविड के बारे में बताया गया, सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। पहली लहर में इतना डर नहीं था, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो वो समय अप्रैल का 14 अप्रैल आई थिंक याद है, मेरी ड्यूटी लगी थी। तो वो इतना पैनिक था, वार्ड में जाते थे हर फुल पेशेंट, समझ लीजिए कि कुछ लोगों में इतना पैनिक था क्योंकि पब्लिक ने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। सरकार ने वैक्सीन लगाना शुरू किया, कोविड कम हो गए फर्स्ट लहर के बाद, तो पब्लिक को लगा कि कोविड चला गया, तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, ये सब बंद कर दिया था। और आप तो समझ सकते हो वायरस होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो वायरस, कोरोना वायरस इस इंतजार में था कि लोग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना बंद करें और मैं फिर से अटैक करना शुरू करूं। तो सेकेंड लहर का जो हमारा एक्सपीरियंस है बहुत ही खराब है। ऐसा मैंने अपने मेडिकल प्रोफेशन में, अपनी 10 साल के एक्सपीरियंस में, मैंने ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी कि जब हम लोग ICU में ड्यूटी करने जाते थे तो नॉर्मल पेशेंट जो होता है ICU में, तो हमें उम्मीद होती है कि ये पेशेंट बच जाएगा, ये पेशेंट बच जाएगा, ये पेशेंट बच जाएगा। तो ICU के अंदर इतने सिक पेशेंट, आप कुछ भी ट्रीटमेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन उसमें ये लगता था कि मतलब होपलेस होते थे हम लोग। फिर भी हिम्मत बना के हम लोगों ने बहुत सारे मरीज सही किए, बहुत सारे मरीज सही किए, लेकिन फिर भी वो जो समय था खराब, वो इस 1-1.5 महीने वाला, आधे अप्रैल से लेके पूरी मई तक का, वो बहुत ही खराब समय था। और आपने बात कही डेल्टा वेरिएंट की, तो मैं ये कहूंगा कि कोरोना वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है, दैट इज B.617.2, ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के तमाम देशों में चिंता बढ़ा रहा है। और देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा कि कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो नए नए स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं वो खतरनाक क्यों हो रहे हैं। आप इमेजिन करो, किसी माँ बाप के सिर्फ अगर एक बेटा है तो वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो माँ बाप जैसा ही होगा, लेकिन अगर किसी माँ बाप के 100 बेटे हैं या 100 पुत्र पुत्रियां हैं, तो आप इमेजिन करो कि वो डिफरेंट लोग हो जाएंगे। किसी की नाक अलग होगी, किसी का कान अलग होगा, किसी की वैरायटी अलग होगी, किसी का बिहेवियर अलग होगा, किसी का कद अलग होगा, किसी की काठी अलग होगी। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जितना वायरस फैलेगा उतना म्यूटेशन होगा और वो डिफरेंट टाइप के म्यूटेंट पैदा होंगे जो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए पब्लिक से मेरा रिक्वेस्ट है कि सरकार के कोविड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को आगे आकर सफल बनाएं और जो भी वैक्सीन आपके एरिया में अवेलेबल है उसको तुरंत लगवाएं।
जी सचिन। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक फिलहाल जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्योंकि देखिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आशीष जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शैलेंद्र यादव भी जुड़े हुए हैं। अब वो आपको बताएंगे कि आखिर आपको सावधानी कैसे बरतनी है, आपके सवालों के जवाब देंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आप उन पर फोन करें और आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं यहां पर। देखिए, सोशल मीडिया के जरिए तमाम अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। उन अफवाहों में से एक अफवाह यह भी है कि जब आप वैक्सीन लगवाएंगे तो अभी तो नहीं, अभी तमाम चीजें बिल्कुल सही होंगी, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी जो है वो डेवलप होगा, लेकिन आने वाले वक्त में वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट डालने वाला है। क्या इस अफवाह में कोई सच्चाई है? नहीं, देखिए, इस अफवाह में सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि जो टीकाकरण कार्यक्रम, अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए कोरोना की बात हम नहीं करें, तो जैसे बचपन में से जो टीकाकरण प्रोग्राम चलता है सारे बच्चों में, वो तो सब लोग रेगुलरली लगवाते हैं जी। वो भी उसी तरीके का टीकाकरण प्रोग्राम है कि आपको किसी भी चीज का टीका बचपन में लगाया जाता है, उसकी आपके एंटीबॉडीज बनती है। तो आज तक तो इतने लंबे समय में किसी को भी उसका विपरीत प्रभाव देखने का कोई एविडेंस नहीं है। इसी तरह कोरोना का भी वैक्सीनेशन है। जब वैक्सीनेशन जो होता है वो जो इंडिया में अवेलेबल वैक्सीन हैं वो किल्ड वायरस वैक्सीन है, मतलब वायरस बहुत ही ज्यादा डीएक्टिवेटेड है, बहुत ही ज्यादा उसका निष्क्रिय वायरस होता है। और जो वायरस का खोल होता है उससे ही शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। तो वायरस से कई लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि भाई वायरस, अगर आपने मतलब वैक्सीनेशन लिया तो आपको कोरोना हो जाएगा। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोरोना का डीएक्टिवेटेड वायरस है, वो किल्ड वायरस है, वो उसमें कोई वायरस में कोई जान नहीं है, वो सिर्फ एंटीबॉडी बनाने के लिए ही आपके शरीर में लगाया जाता है। तो लंबे समय का कोई विपरीत प्रभाव जैसे अन्य वैक्सीन्स में नहीं होता, ऐसे ही कोरोना में होने के भी चांस बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से पब्लिक को घबराना नहीं चाहिए। वैक्सीनेशन ही हमारा एकमात्र हथियार है जिससे हम इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं, और इसमें सभी का सहयोग और ये अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि जब सरकार की गाइडलाइंस एकदम क्लियर हैं और इतने सारे एविडेंस है कि भाई वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इसको हरा सकते हैं, तो इसमें इन अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा मत है। हाँ बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए, ये सवाल क्यों मैंने पूछा आशीष जी आपसे, क्योंकि ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन बनाई गई है वो बहुत कम वक्त में बनाई गई है। मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब जो है शैलेंद्र जी आप दें। सोशल मीडिया पर ये भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इस वैक्सीन को जब बनाया गया है ये बहुत ही कम समय में बनाया गया है, क्योंकि हमने देखा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन बनने में अगर नहीं भी तो लगभग 2 से 2.5 साल, 3 साल, 4 साल लगते हैं, लेकिन बीते 3 से 4 महीनों में अगर ये वैक्सीन को बनाया जाता है तो ये कितनी कारगर हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। ये हमारे यहाँ पहले भी वर्ल्ड में सार्स हो चुका है, बहुत से वायरल टीके पहले से रहे, तो उस समय में हमारे पास कुछ टीके क्या होता है, स्टडी चला करती हैं, लेकिन इस समय में 3-4 महीने में क्या किया गया कि कोविड वायरस के जीनोम को स्टडी किया गया और जो अपने पास पुराना मटेरियल था वैक्सीन का उसको यूज करके देखा गया कि ये जो वैक्सीन मटेरियल है, ये जो नया वायरस आया है इसके अगेंस्ट इफिकेशियस है कि नहीं। और जब पाया गया कि 60 to 70%, या आज किसी में आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में था कि 92% तक इफिकेसी स्पुतनिक वी की आ रही है। तो ये ऐसा संभव हुआ सरकार ने और सारे साइंटिस्ट के प्रयास से आज हम इस स्टेज पे हैं कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी इतने कम समय में वैक्सीन तैयार होके आ गई हैं। पिछले मेरे सवाल में आपने एक सवाल पूछा था डेल्टा प्लस स्ट्रेन के बारे में जी। तो देखिए, ये हाईली म्यूटेंट स्ट्रेन है, हाईली इन्फेक्शियस है, और जो पिछले सेकेंड लहर में जो अपना इन्फेक्शन हुआ था वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुआ था, लेकिन जब ये इतने ज्यादा लोगों में फैल गया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन फैल गया तो उसमें फिर से म्यूटेशन हो गया और उसका नाम हो गया डेल्टा प्लस। और सरकार ने इसको और WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दिया है। देखिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये होता है
तब वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा जाता है, जब उसमें क्या होता है कि जब म्यूटेंट वायरस की बहुत अधिक क्षमता होती है जो एक दूसरे से ज्यादा में फैलता है, और वायरस क्या करता है, हो सकता है क्योंकि अभी ज्यादा केसेस नहीं पाए गए डेल्टा प्लस स्ट्रेन के, तो हो सकता है कि ये स्ट्रेन जो आपको एंटीबॉडी डेवलप हो रही है बॉडी में, चाहे वो नेचुरल एंटीबॉडी हो बॉडी में डेल्टा प्लस के अगेंस्ट या वैक्सीन की वजह से हो सकता है उन एंटीबॉडीज को ये कम कर दे, इसलिए इसका नाम वेरिएंट ऑफ कंसर्न रखा गया है। और ये इलाज के भी असर को कम कर सकता है और ये वैक्सीन के भी असर को कम कर सकता है, इसलिए इसका नाम वेरिएंट ऑफ कंसर्न रखा गया है। और जांच में आसानी से पकड़ में नहीं आते और ना ही रूटीन टेस्ट में इनके बारे में पता चलता है जी। इंडिया में आपने देखा होगा कि अभी तक डेल्टा वेरिएंट्स के केसेस जो आए हैं वो महाराष्ट्र में ज्यादा आए हैं, कुछ एमपी में आए हैं। महाराष्ट्र में मेनली न्यूज़पेपर से या आपके द्वारा ही मुझे पता चला कि जलगांव और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा है, और एमपी के भोपाल में कुछ और शिवपुरी में कुछ लगभग 50 से अधिक केसेस जो हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट आ चुके हैं। और जरूरी यही है कि देखिए बार बार हम यही आपसे कह रहे हैं कि सावधानी बरतिए, क्योंकि एक तरफ जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स में इसे रखा गया है और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, बार बार उनसे यही अपील की जा रही है कि आप वैक्सीन लगवाएं, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। लेकिन ऐसे में तमाम अफवाहों पर भी लोग काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, चाहे अगर हम बात करें कोई भी सोशल साइट्स हो, उसके जरिए जो है तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों तक बातें पहुंचाई जा रही हैं, और कहने के लोगों के बीच में, लोगों के मन में भ्रम जो है वो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर पीके गुप्ता जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष आईएमए के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और डीके गुप्ता जी, आपसे भी सवालों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले एक सवाल आपसे यह है कि आपका अनुभव कैसा रहा इस पूरे महामारी को देखते हुए, और खास तौर पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब से कोरोना काल शुरू हुआ, हम लोग मानते हैं कि 1920 की शुरुआत जनवरी से होते हुए 21 आ गया। आपने दूसरी लहर भी देखी, हमने सबने फेस किया। वो दूसरी लहर जो थी वो डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड वायरस था। उसके बाद से फिर बात आई कि भाई जब डेल्टा प्लस की बात आ रही है, जैसे जैसे हम जीन सीक्वेंसिंग करके देख रहे हैं, यानी कि सरकार अपने स्तर से सजग है कि हर जिले से 5-5, 10-10 सैंपल जो है वो पूल करके वो जीन सीक्वेंसिंग करा रही है। तो फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में कोई भी डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं आया। बिल्कुल। लेकिन जो है महाराष्ट्र में, केरला में, इस तरीके के टोटल 78 जो डिस्ट्रिक्ट हैं और इंडिया के, वहाँ पे कुछ केसेस जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट के आए हैं, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि इट इज वेरी मच कंटेजियस, मोर देन 60% फ्रॉम डेल्टा वेरिएंट। क्योंकि ये वायरस आरएनए वायरस है, तो इसमें म्यूटेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और बता भी रहे थे कि म्यूटेशन तो होगा। इस म्यूटेशन को फाइट करने के लिए हमें अपना जो तरीका है कि हम टेस्टिंग करें, ट्रैक करें, ट्रीट करें, और उसके आगे की बात अब हो रही है कि वैक्सीनेट कराएं और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि 5 चीजों को, पहले हम 3 चीज की बात करते थे कि टेस्ट करो, ट्रैक करो, ट्रीट करो। अब हम वैक्सीनेट करना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ऐसा नहीं है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है तो वो वैक्सीनेशन को बाईपास कर देगा, ऐसा कुछ स्टडी आ रही है। लेकिन डेफिनेटली उसका जो वैक्सीनेटेड जो लोग होंगे वहाँ पे इसकी जो पैथोजेनिसिटी है, यानी कि शरीर में प्रभावित करने की जो क्षमता है वो कम होगी, उसकी सीवियरिटी डिजीज की कम होगी। इसलिए अपने पास अब हथियार है वैक्सीनेशन का। बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं, कहीं कहीं सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू होने की संभावना है, ऐसा कि एम्स की स्टडी में आया है। साथ में जो गर्भवती महिलाएं हैं वहाँ पे भी वैक्सीनेशन की बात हो रही है। लेकिन जो अभी करंट स्टेटस है उसमें जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, सपोज 18 साल से कम है, 12 साल से कम है, वो अभिभावक गार्जियन जो सबसे पहले वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड जब होंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे प्रभावित नहीं होंगे। तो एक बड़ा सा पॉपुलेशन जो है अभी पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो 5% के आसपास दोनों वैक्सीन मिला है लोगों को। लेकिन अगर यही रफ्तार रही तो और
मैक्सिमम लोग वैक्सीनेशन से कवर हो जाएंगे। और एक अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि हम जब सीरो सर्वे कर रहे हैं, जब देख रहे हैं कि कितनी एंटीबॉडीज बनी हैं, यानी कि चाहे तो वैक्सीनेशन इंड्यूस हो या फिर एक्सपोजर इंड्यूस हो, तो लगभग 70 से 80% लोगों में कोविड एंटीबॉडी बना है। तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देता है कि हम जो है इम्यूनाइज हैं अगेंस्ट कोविड वायरस। तो जितने लोग अब तो इन्फेक्शन रेट लेस देन 1% है, लेकिन थर्ड वेव आने की संभावना है। जैसा कि हमेशा देखने को मिलता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जब आता है उसके 2-3 महीने बाद हिंदुस्तान में ये वेव आएगा, लेकिन इसकी तीव्रता कितनी होगी ये हमारे अपने बिहेवियर पर डिपेंड करता है। दैट इज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन और सरकार की अपनी सजगता, जिसमें वो बड़ी संख्या में टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि रैपिड एंटीजन किट को भी मार्केट में उतार दिया गया कि लोग अपने स्तर से कहीं भी सिम्टोमेटिक अगर हो तो सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हैं। आरटीपीसीआर तो बात की बात है, लेकिन आप रैपिड एंटीजन कर सकते हैं और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। यानी कि वायरस जैसे शरीर में प्रवेश करे, सिम्टोमेटिक अगर आप होते हैं तो आप रैपिड एंटीजन टेस्ट कर लीजिए और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। उसको स्प्रेड मत होने दीजिए, यानी कि कंटेन करना है इसको और इसको चेन को ब्रेक करना है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात जरूर हो रही है, उसकी संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में अभी एक भी डिटेक्ट नहीं हुआ। पूरे भारतवर्ष में 58 से 60 के आसपास केसेस हैं, वो भी जीन सिक्वेंसिंग के बाद पता लग रहा है। लेकिन मुझे रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि थर्ड वेव अगर आता है तो निश्चित बड़ी जान माल की नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें जीवन भी बचाना है, जिनका भी बचाना है। और डॉक्टर जो है काफी पैंडेमिक फटीग के भी शिकार हैं कि कोविड के साथ साथ नॉन कोविड भी ठीक करना है। अभी कल डॉक्टर्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस कोरोना काल में, और अपने आप में इतने कुछ होने के बाद भी हम लोग पीछे नहीं हैं। लेकिन अगर ये वेव आया और अनकंट्रोल हुआ तो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर जो है पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए वैक्सीनेशन ही आपके पास एक हथियार है। और इसमें आप ये मत देखिए कि मुझे स्पुतनिक लगाना है तो मुझे कोविशील्ड लगाना है या कोवैक्सीन लगाना है। जो आपके पास अवेलेबल हो, जो स्लॉट आपको मिल रहा हो, इमीडिएटली अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। अब देखेंगे उसका रिजल्ट सामने देखने को मिल रहा है, सीरो सर्वे में आ रहा है, एंटीबॉडीज बने हुए हैं। तो एक्सपीरियंस हम लोगों का यही है कि लगातार सरकार का एफर्ट, डॉक्टर्स का एफर्ट, पैरामेडिकल का एफर्ट, कंटेन तो हम लोग कर पाए, लेकिन दूसरी जो लहर थी वो बहुत ही भयावह थी। बिल्कुल, यहाँ पर सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो भी रखना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त तो चला है इस वक्त की अहम सुर्खियों का। अयोध्या प्रेजेंटेशन की एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया न्यूज के पास पीएम मोदी के सामने पेश की गई थी। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए भविष्य की अयोध्या। उत्तर प्रदेश में डेल्टा प्लस का खतरा टला। उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं कर पाया डेल्टा प्लस वेरिएंट। डीजी हेल्थ ने दी जानकारी, सैंपलों की जांच में नहीं हुई पुष्टि। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जल्द होगी भर्तियां। सीएम योगी ने खाली पदों पर तत्काल भरने के दिए निर्देश। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से किया जाएगा पालन। डीजीपी समेत 21 बड़े पुलिस अफसर आज होंगे रिटायर। 9 आईपीएस और 12 पीसीएस अफसर होंगे रिटायर। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी हो सकते हैं मुकुल गोयल। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तबादले। 2 एसीपी 3 इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में बदलाव। प्रवीण मलिक एसीपी क्राइम और अनूप कुमार सिंह एसीपी विभूति खंड बने।
तो सुर्खियों के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं चर्चा की ओर, जहां पर हमारे साथ 3 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आशीष जी, शैलेंद्र जी और इसी के साथ साथ डीके गुप्ता जी। एक बार वापस से सवालों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं आपसे ये अपील करता हूं कि आप सभी लोग घबराएं बिल्कुल भी नहीं, पेशेंस रखिए, धैर्य रखें। और खास तौर पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो वेरिएंट में लगातार बदलाव हो रहे हैं, ये खतरनाक तो साबित हो ही रहे हैं, लेकिन इनका फैलाव भी बहुत तेजी से है, क्योंकि तमाम जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इसका फैलाव जो है बहुत तेजी से है। और इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने चेहरे पर मास्क लगाना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। प्रिकॉशंस वही हैं जो लगातार कई महीनों से, बीते साल से ही लगातार सरकार की तरफ से यह अनुरोध किया जा रहा है कि आपको सावधानी बरतनी है, बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, अपने हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज करना है, चेहरे पर मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी जो है वो मेंटेन करनी है। इसमें एक और चीज मैं यहां पर एड ऑन करना चाहूंगा कि देखिए, जरूरी ये है कि आप शारीरिक दूरी बनाएं, ना कि सामाजिक दूरी, क्योंकि इस वक्त हमने देखा है कई बार कई लोग संक्रमित हुए तो कई लोगों ने यहां पर आत्महत्या करने की कोशिश की, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। वजह सिर्फ इतनी थी यहां पर क्योंकि वो लोग अकेला महसूस कर रहे थे, और बहुत अकेला महसूस करने के बाद एक मेंटली प्रेशर जो है लोगों के बीच में बनता है, और इसी की वजह से लोग जो है खास तौर पर कुछ विशेष तौर पर कुछ युवा लड़के या फिर कहें कुछ पुरुषों ने मिलकर जो है ये आत्महत्या की थी, जिसकी वजह से लोगों के बीच में एक घबराहट, एक खौफ का माहौल जो है वो देखने को मिला था। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, मानसिक तौर पर आपको मजबूत रहने की बहुत ही जरूरत है। सवाल मेरा यहीं पर होगा कि एक मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कितना मजबूत होने की जरूरत है इस महामारी के दौर में? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग तो देखिए डॉक्टर्स हैं, हम लोग अपने काम पे जाते हैं और लगे रहते हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो एक तरह से घरों में बंद हो गई है, जो पहले अपने मित्रों के साथ, अपने और लोगों के साथ बाहर जाते थे, इंटरेक्ट करते थे, वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। तो मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए जो है सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि वो आज सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया दोनों तरीके से यूज हो सकता है। वो खराब भी है लेकिन वो अच्छा भी है। और अच्छा वो इसी प्रकार की सिचुएशन में अच्छा है कि आप अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से आप संपर्क में रह सकते हैं। मेरे विचार से मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने संबंधियों से, अपने मित्रों से लगातार संपर्क में बने रहें। अपनी जो दिनचर्या है या जो भी चीजें हैं उसके विषय में आप बात करिए। समाज से कटिए मत, समाज से जुड़िए। और दूसरी चीज ये है कि यदि आप घर में बंद हैं और बाहर नहीं जा पा रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति में हैं, तो उसमें अपने स्वयं को सुधारने के लिए बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। आजकल हमने देखा जब कोरोना काल शुरू हुआ तो वेबिनार्स की और ऑनलाइन कोर्सेज की एकदम झड़ी सी आ गई थी कि हर आदमी कुछ ना कुछ ऑनलाइन कोर्स, कुछ ना कुछ जो है इंटरनेट पे आ ही रहा था। ये एक सही समय है, यदि आपके पास समय है तो अपने आप को, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने को और अच्छा करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, जिससे आप में एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि आपने एक नई चीज सीखी। तो मैं तो सभी लोगों को यही सलाह दूंगा कि मानसिक रूप से, देखिए इंसान एक सोशल एनिमल है। बिना सोसाइटी के रहना उसके लिए एक हमेशा एक अवसाद का, एक डिप्रेशन का माहौल बन सकता है अगर वो बिना सोसाइटी के या बिना इंटरेक्शन के रहता है। तो सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए लोगों के संपर्क में रहे, खुशियां बांटें, शेयर करें, दिनचर्या शेयर करें। कई लोगों ने इस दौरान घर में खाना बनाने के वीडियो शेयर किए, लोगों ने नई नई चीजें सीखी। हमें उस मानसिकता से चलना है कि ये बुरा समय है, ये जाएगा। बुरा समय, अच्छा समय जीवन का हिस्सा होता है। कभी बुरा समय आता है, कभी अच्छा समय आता है। हमको ये मान के चलना चाहिए कि ये बुरा समय है, लेकिन बुरे वक्त में अगर हम विश्वास न छोड़ें तो अच्छा वक्त निश्चित रूप से आएगा। ये मानसिकता हमें रखनी चाहिए और इस दौरान हमको अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप घर पे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चे हैं अपने माँ बाप के साथ समय बिताएं, वो एक बॉन्डिंग डेवलप करें जो कि कहीं ना कहीं हम खो बैठे थे। जब नॉर्मल जिंदगी चल रही थी तो माँ बाप अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। मुझे तो पर्सनली भी ये लगता है कि इस कोरोना काल के दौरान कई सारी फैमिलीज इकट्ठा हुई हैं, एक दूसरे को बेहतर जाना है, एक दूसरे के साथ बेहतर रहें। जो ये नहीं कर पा रहे हैं
उनको निश्चित रूप से मदद की जरूरत है। उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी जो फैमिली है, उनको उनके पास जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और आजकल के ज़माने में किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना कोई बहुत गलत बात नहीं है। यदि आपको अवसाद हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो फैमिली सपोर्ट तो जरूरी है ही, लेकिन इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आपको कोई साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़े तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि बुरे वक्त के बाद हमेशा अच्छा वक्त आता है, ठीक है, और निश्चित रूप से वो आएगा और हम सब मिलके इस कोरोना को निश्चित रूप से हराएंगे। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ सलमान, एक दर्शक जुड़े हुए हैं। सलमान, पूछिए, क्या पूछना है आपको? गर्भवती महिलाएं जो टीका लगवा सकती है क्या? माफ कीजिएगा सलमान जी, आपकी आवाज जो है वो प्रॉपर नहीं आई है, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। मैं कह रहा था गर्भवती महिलाओं का जो टीका है वो क्या आप लगवा सकते हैं? सलमान जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज अभी भी बिल्कुल साफ नहीं आई है, एक बार फिर से फोन काट कर दोबारा एक बार जुड़ने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि तमाम तकनीकी खराबियां जो हैं वो हो सकती हैं, नेटवर्क की समस्याएं हो सकती हैं। ज़रूरी यही है कि अगर आप कोई सवाल करें तो वो सवाल सही तरीके से तमाम डॉक्टर्स तक पहुंच पाए, तभी उसका सही जवाब जो है वो डॉक्टर्स दे पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये भी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो सही तरीके से डॉक्टर्स तक पहुंचे, तभी जाकर कोई भी डॉक्टर जो है आपको सही इलाज जो है वो बता पाएगा, और आप अपने घर पर ही बैठकर अपना इलाज जो है वो खुद से कर सकते हैं, या फिर जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो वापस से एक बार फोन काट कर दोबारा जुड़ने की कोशिश करें। और इस बीच में इंडिया न्यूज़ भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि सावधानी बरतें, क्योंकि बहुत जरूरी है इस वक्त में, क्योंकि बीते लगभग 1.5 साल से उस मंजर को हमने देखा है जब मौतों का सिलसिला शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं ले रहा था। कई लोगों ने अपने को खोया है, किसी बच्चे ने अपने माँ बाप को खोया, तो किसी माँ बाप ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपनी बुआ, किसी ने अपने फूफा को खोया है। तो ये जो खोने का दर्द जो है वो हमने तमाम तस्वीरों के जरिए देखा है, समझा है। हम स्टूडियो में बैठकर खबरों को पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें हमारे लिए भी होती हैं कि आखिर जो चीज़ें, जो तमाम तस्वीरें ज़मीनी स्तर पर हो रही हैं वो कितनी ख़राब हैं, और आखिर कब तक हम इस वायरस से जंग लड़ते रहेंगे। लेकिन जैसा कि आशीष जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आएगा, रात के बाद सुबह भी होती है, तो हमें सिर्फ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, हमें ये जंग लड़ना है, और आने वाले वक्त में हम ये जंग जरूर जीतेंगे। पीके गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ पर सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी डेवलप होती है, कितनी देरी से होती है, एक बड़ा सवाल है। आपसे जानना चाहता हूं मैं, यहाँ पर जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो भी जानना चाहेंगे कि अगर आप आज वैक्सीन लगवाते हैं तो कितने दिनों के अंदर एंटीबॉडी जो है वो आपकी बॉडी में डेवलप करेगी? देखिए, ठीक है, एक मिनट पीके गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस। हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राजकुमार साहू, पूछिए क्या पूछना है आपको? सर, हेलो जी हेलो जी, पूछिए क्या पूछना है आपको? मेरा नाम राजकुमार साहू है, जी। AKCW। जी सर नमस्कार सर। जी हाँ सर, बोल रहे हैं कि हम लोग तो मानसिकता से अपनी सब कुछ कंडीशन तो बहुत बुरी तरह से हम लोग फंसे हुए हैं। मेरी तो मानसिकता तो मेरा पैसा है, मेरे पास तो वैसा कंडीशन नहीं है कि मैं अपने संसार को मेंटेनेंस कर पाऊं। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए, अपनी बात रखिए। मेरा तो कंडीशन वो नहीं है कि मैं अपने संसार को जो चाहिए मैं दे सकूं। जी सर, मेरा आर्थिक खराब होने का कारण है, हेलो जी जी, कोरोना तो जो हुआ सो तो हुआ, कोरोना से तो मैं अपना कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। लॉकडाउन के चलते मैं एक इंश्योरेंस में था, इंश्योरेंस में तो ऐसा मेरा काम हो ही नहीं रहा। आगे का जो मैं कुछ पैसा सहारा वरा में अदर कुछ कंपनी में। ठीक है राजकुमार जी, देखिए राजकुमार जी, ये हमारी मुहिम जो है स्पेशली खास तौर पर इसलिए है कि जो लोग इस वक्त इस महामारी से परेशान हैं, हम उनकी समस्याओं को डॉक्टर के सामने रखें। जिस दिन हम आपके अकॉर्डिंग या फिर कुछ ऐसी मुहिम चलाएंगे उस दिन आप जरूर जुड़िएगा, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो प्लेटफॉर्म है ये खास तौर पर विशेष तौर पर उनके लिए है जो इस महामारी से परेशान चल रहे हैं, खास तौर पर जिनको वैक्सीन को लेकर तमाम संशय, तमाम सवाल जो उनके मन में बने हुए हैं कि आखिर उनकी अगर उनके अंदर कुछ भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आखिर वो क्या करें, अपने घर पर बैठकर किस तरीके से वो अपने परिवार को बचा सकते हैं, और वैक्सीन कब लगवानी चाहिए, कितने दिन के अंतराल में दूसरी वैक्सीन लगवानी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि
तमाम जो दर्शक है वही जुड़ेंगे और हमारे साथ उन सवालों के जवाब जो है वो ले पाएंगे। पीके गुप्ता जी, आप अपना जवाब पूरा करें। तो हमारे साथ इस वक्त प्रीति जुड़ी हुई है, एक दर्शक। प्रीति, पूछिए, क्या पूछना है आपको? मेरे को ये पूछना है, मेरे भाई को कि कोरोना हो गया था जी। उसकी 19 अप्रैल को पॉजिटिव बता दिया था वो जी। और अब ये बताओ, वो फिर 10-15 दिन के बाद वो घर आ गया था। तो अब ये जो इंजेक्शन लग रहे हैं, ये कितने दिन के बाद लगवा सकते हैं? ठीक है, मतलब आपके जो भाई हैं अब वो कोरोना नेगेटिव हैं, तो कोरोना होने के कितने दिन के बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए, यही आपका सवाल है जी? ठीक है। पीके गुप्ता जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारा संपर्क जो है वो पीके गुप्ता जी से यहाँ पर टूट चुका है। शैलेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर प्रीति जी का जो सवाल है उसका जवाब दें। उनके भाई हैं, उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन सवाल उनका बेसिकली ये है कि कोरोना होने के बाद कितने दिन के अंतराल के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए और आपके लिए सुरक्षित है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से आपको कोविड निगेटिव होने के 3 महीने के बाद वैक्सीन लगवाना है। लेकिन फिर भी एज ए डॉक्टर मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराएं। अगर आपकी बॉडी में कोविड एंटीबॉडी प्रेजेंट है, कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो 3 महीने तक का वेट करें। और अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो प्रीति जी, उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आप संतुष्ट भी होंगी। एंटीबॉडी टेस्ट करवाइए। अगर टेस्ट में आपकी अगर एंटीबॉडी है तो ये अच्छी बात है, तब आप वेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप तुरंत जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें शैलेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे यही पर था एंटीबॉडी को ही लेकर। पीके गुप्ता जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है, लेकिन ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा, वैक्सीन लगवाने के अंदर कितने दिनों के अंदर जो है एंटीबॉडी डेवलप होती है? और देखिए, एक सवाल ये भी मैं चाहूंगा ऐड ऑन करना कि लोग ये कह रहे हैं कि जो अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर जो स्मोकिंग करते हैं, अगर वो वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद इसकी शुरुआत करते हैं तो एंटीबॉडी जो डेवलप हो रही है वो काफी लेट होती है। तो क्या ऐसा है? क्या इस बात में सच्चाई है? जैसे आपने वैक्सीन लगवाया, पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा आपके। जी बिल्कुल, बिल्कुल। वैक्सीन लगवाने के कितने दिन बाद बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज 2 to 3 weeks आफ्टर इंजेक्टिंग एंटीजन मींस वैक्सीन। आपने वैक्सीन लगवाया, उसके 2 से 3 हफ्ते में आपके शरीर में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई पेशेंट, जैसे मान लीजिए कि क्रॉनिक लिवर डिजीज मींस कोई क्रॉनिक एल्कोहलिक है, बहुत लंबे समय से एल्कोहल लेता है और उसका लिवर फेलियर हो गया है, तो उसकी बॉडी में क्या होगा, प्रोटीन कम बनेगा। और जो एंटीबॉडी होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो अगर आपके बॉडी में क्रॉनिक इलनेस है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, तो आपकी बॉडी में पहले से ही काम का प्रोटीन कम बन रहा है, तो जब आप वैक्सीन लगवाओगे तो उसमें क्या होगा, एंटीबॉडी कम बनेगी। और एक्यूट कंडीशन में आज मान लीजिए कोई एल्कोहल ड्रिंक कर रहा है और आज वैक्सीन लगवा रहा है, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। पर जैसे कि हम सलाह देते हैं कि आपको एल्कोहल ड्रिंकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, ये आपके लिए हेल्थ के लिए खतरनाक है, तो अच्छा होगा अवॉइड करें। जिस दिन आप वैक्सीन लगवाने जाएं उस दिन आप एल्कोहल ना लें, पर इसमें एंटीबॉडी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल एक और है कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो कितने घंटे तक या फिर कितने दिन तक आपको इन तमाम चीजों से बचना चाहिए, स्मोकिंग या फिर अल्कोहल से? जी, देखिए, अगर आप सेफ लिमिट आप एल्कोहल ले रहे हैं, लाइक मेल के लिए 2 पैक पर डे एंड फीमेल के लिए 1 पैक पर डे, अगर आप सेफ लिमिट में ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हैवी ड्रिंकर हैं तो आपको 2 to 3 weeks के लिए अवॉइड करना है। जैसा कि मैंने बताया, जिस ड्यूरेशन में 2 to 3 weeks में एंटीबॉडी बन रही है, उस ड्यूरेशन में आपको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, अब अगर हम बात करें शैलेंद्र जी, तो ये सवाल बिल्कुल जरूरी इसलिए भी था क्योंकि कई लोग जो है वो पूछते हैं, और सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर तमाम अफवाहें फैलाते हैं, तो उस तमाम सवालों को क्लियर करना ये बहुत जरूरी है। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो हम उन तक पहुंचाएं। कि देखिए, जरूरी यही है कि आप इन तमाम जो
इनका सेवन जो है अल्कोहल का या फिर स्मोकिंग का वो लिमिटेड करें, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही खतरनाक है और फाइनेंशियली भी कहीं आपको ये वीक करते हैं। आशीष जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा क्योंकि इस महामारी के दौर में तमाम मंजरों को देखने के बाद भी अगर हम बात करें तो लोग परेशान हो रहे हैं और मेंटली प्रेशर खास तौर पर ले रहे हैं, लेकिन ये जो वैक्सीन है या फिर अगर हम बात करें कुछ ऐसी बेसिक मेडिसिन हैं जिसको शुरुआत में ही कहा गया था कि अगर आपके बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कुछ बेसिक मेडिसिन से आप इसका सेवन कर सकते हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप बताएं कि आखिर कोई सच में ऐसी बेसिक मेडिसिन हैं कि अगर आपके बॉडी में कोई सिम्टम्स हो तो आप अगर वो खा ले तो आप कोरोना से बच सकते हैं? कोरोना से बचना तो मेडिसिन खा के कोरोना से बचना एक मुझे नहीं लगता कि कोई मेडिसिन खा के आप कोरोना से बच सकते हैं जी। लेकिन देखिए, कोरोना क्या होता है, एक तरीके का एक फ्लू वायरस है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की एक ड्यूरेशन होती है, वो होता है, फिर आपको सिम्टम्स आते हैं, फिर अपने आप सिम्टम्स कम हो जाते हैं और धीरे धीरे जो है शरीर एंटीबॉडी बना लेता है, ठीक है, और आपका इन्फेक्शन शरीर से कम हो जाता है। लेकिन इस दौरान आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या मतलब होता है कि मान लो आपको बुखार आया तो आप क्रोसिन ले सकते हैं या इस तरह का पैरासीटामोल ले सकते हैं, और कुछ जो एक कोरोना किट के नाम से हम लोगों ने सबने बांटी हैं या हमने स्वयं ने भी कभी खाई होंगी, उसमें कुछ दवाइयां होती हैं, लेकिन ये डॉक्टर के सुपरविजन में ही खानी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन डेफिनेटली आपको नहीं करना चाहिए। आपको मतलब किसी से सुन के व्हाट्सएप में, अभी इसमें क्या ट्रेंड चल रहा है रिसेंटली कि व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है कि ये दवाइयां खा लो। मैं इसकी बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि किसी के व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर आप दवाइयां खाना शुरू कर दें, वो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो मेरा आम जनता को जो सलाह है वो ये है कि कोरोना वायरस भी एक फ्लू वायरस की तरह होगा, कुछ सिम्टम्स आएंगे और फिर वो चला जाएगा। अगर सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको हॉस्पिटल जाने की, या अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो वो, और हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है कि नहीं ये डॉक्टर ही आपको सलाह दे सकते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको कोरोना का जरा भी सस्पिशन है तो आप एक विशेषज्ञ से ही सलाह लेकर के आगे की दवाइयां लें। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है और कई बार आप उन चीजों को इग्नोर कर देंगे जो एक डॉक्टर आपको सलाह दे सकता है। दूसरी चीज ये है कि कोरोना जो है कोई जरूरी नहीं है। आजकल अब हम देख रहे हैं कि 20 से 25% लोगों में कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है, लेकिन उनको लक्षण होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति घर पे बैठ सकता है ये सोच के कि भाई हमें तो कुछ हुआ नहीं, हमारा तो आरटीपीसीआर नेगेटिव है, लेकिन ये बात सत्य है कि कई लोगों में आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है, उसके बावजूद उनको कोरोना के लक्षण होते हैं, और कोरोना जैसी बीमारी भी जब हम सीटी स्कैन चेस्ट का करते हैं तो पता लगती है। तो मैं तो ये कहूंगा सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है आपको कोरोना है तो किसी विशेषज्ञ से जरूर बात करें। व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस, इनके आधार पर अपना ट्रीटमेंट शुरू ना करें, यही मेरी सलाह है। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, जैसे कि आशीष जी ने यहाँ पर जिक्र किया और कितनी शालीनता से वो जवाब दे रहे हैं, बहुत जरूरी है उनको सुनना कि सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो ज्ञान दिया जा रहा है उस पर आप विशेष तौर पर ध्यान न दें। सेल्फ मेडिकेशन की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि आपको इंडिया न्यूज ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप कॉल करें, पूछिए क्या पूछना है आपको, आपके मन में कोई सवाल है तो उनके जवाब तमाम डॉक्टर्स देंगे, लेकिन विशेष तौर पर सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके आसपास भी कोई डॉक्टर है तो आप वहां पर जाके सलाह ले सकते हैं, लेकिन वैक्सीन आपको जरूर लगवानी है। पीके गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये सवाल है कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जो एक पूछते हैं कि अगर उन्हें पहले से ही कोई बीमारी है तो क्या उसके बाद वो वैक्सीन ले सकते हैं? अगर मैं एग्जांपल दूं तो चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी की समस्या हो, या फिर जॉइंट्स में पेन हो, या फिर ब्लड की कोई उनको बीमारी हो, तो अगर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है ऑलरेडी तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी उनको? नहीं, ऐसे कंडीशन को हम कोमॉर्बिड कंडीशन बोलते हैं जी। एसोसिएटेड जो डिजीज होता है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है सपोज, या क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा है, तो इसको ट्रीटमेंट को बंद नहीं करना है, इसको ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते हुए और अपने वैक्सीनेशन को आप जरूर लगवाएं, क्योंकि ये कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है।
लेकिन अगर कोई सीरियस जैसे कोई एंटीकोगुलेंट पे चल रहा हो, कोई और भी पैरालिटिक का अटैक हो, तो अपने लोकल डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। लेकिन सामान्य तौर पे जो अनकंट्रोल डायबिटीज है या फिर हाइपरटेंशन है या ओबेसिटी है, सपोज तो आप दवा लेते हुए अगर आप कंट्रोल स्टेट में है तो डेफिनेटली आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं। और सरकार ने इस दिशा में गाइडलाइन भी बनाया हुआ है, इसमें कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, आप बिल्कुल वैक्सीनेशन करा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पीके गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आपने सुना डॉक्टर्स ने साफ तौर पर यहाँ पर यह जिक्र किया है कि देखिए धैर्य रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, मानसिक तौर पर आप मजबूत रहिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। इंडिया न्यूज ओपीडी में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।